हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में दुनिया का नक्शा बदल रही है। ये कहानी है पश्चिमी एशिया में भारत की फॉरेन पॉलिसी में आए एक ऐतिहासिक और बहुत ही दिलचस्प बदलाव की। एक ऐसा सफर जो दशकों पुरानी झिझक से शुरू होकर आज एक बेहद कॉन्फिडेंट और ताकतवर कूटनीति तक पहुंचा है। अलग अलग रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और डेटा के जरिए हम इस पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज हम किन 5 मेन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बदलाव की, इजराइल के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, यूएई के साथ बन रही नई धुरी की, आईएमएफ विजन की और आखिर में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी इस ऐतिहासिक बदलाव के बैकग्राउंड से। न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट इस बारे में एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट रखती है। 1962 में जब भारत को हथियारों की सख्त ज़रूरत थी तो इजराइल से मदद मांगी गई, लेकिन एक अजीब शर्त पर कि उनके जहाज़ों पर इजराइल का झंडा नहीं होना चाहिए। सोचिए, उस वक्त डिप्लोमैटिक लेवल पर कितनी झिझक थी। और अब इसे 2026 के दौर से कंपेयर कीजिए। खुले आम गठबंधन हो रहे हैं, अरबों डॉलर के डिफेंस डील साइन हो रहे हैं। ये सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का एक बिल्कुल नया लेवल है। और यही नया कॉन्फिडेंस हमें हमारे दूसरे चैप्टर की तरफ लेके जाता है, इजराइल के साथ हमारे रिश्तों का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अपग्रेड। क्योंकि देखिए, ये सब रातों रात नहीं हुआ। 1962 की उस झिझक से लेकर 1992 में फुल डिप्लोमैटिक टाइज बनने तक लंबा सफर तय हुआ है। फिर आता है 1999 का कारगिल युद्ध। जब लगभग पूरी दुनिया हेजिटेट कर रही थी, तब इजराइल ने तुरंत भारत को लेजर गाइडेड वेपन्स और ड्रोन्स जैसी जरूरी मिलिट्री मदद दी थी। धीरे धीरे बना वही भरोसा आज 2026 में एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल चुका है। इस रिश्ते की गहराई का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2026 में जब पीएम मोदी इजरायली संसद के नेसे गए तो उन्हें वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई कहा। जियोपॉलिटिक्स में इस तरह की गर्माजोशी और ऐसे खुले बयान सच में एक आम बात नहीं है। लेकिन डिप्लोमेसी में हमेशा एक बैलेंस बनाना पड़ता है। फर्स्ट पोस्ट और बाकी सोर्सेज हाईलाइट करते हैं कि भारत ने एक बेहद संधा हुआ बैलेंस मेंटेन किया है। एक तरफ 7 अक्टूबर के आतंकी हमलों की सख्त निंदा की गई, ठीक 26/11 की तरह, पर वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में गाजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन सीजफायर और पैलेस्टाइन के 2 स्टेट सोल्यूशन के पक्ष में लगातार वोट भी किया। ये दिखाता है कि भारत आतंकवाद पर तो सख्त है, लेकिन मानवीय मुद्दों पर पूरी तरह से एक बैलेंस्ड और निष्पक्ष अप्रोच रखता है। तो सीधी सी बात यह है कि अब ये पार्टनरशिप सिर्फ इजराइल से वेपन्स खरीदने तक लिमिटेड नहीं रह गई है। अगर हम ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के फिगर्स देखें तो अब फोकस डिफेंस को प्रोडक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी सेंटर्स बनाने पर है। और हाँ, 50,000 एक्स्ट्रा इंडियन वर्कर्स के लिए नए रास्ते खुल गए हैं और एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर तेजी से काम हो रहा है। ये पूरी तरह से एक डीप टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की शुरुआत है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे चैप्टर का और देखते हैं कि यूएई के साथ हमारी नई धुरी किस तरह आकार ले रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक इंटरेस्टिंग क्लिपिंग एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने रखती है। यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान सिर्फ 2.5 घंटे की एक मीटिंग हुई थी, लेकिन उन कुछ ही घंटों ने डिफेंस, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे एग्रीमेंट्स की नींव रख दी जिसने दोनों देशों के इक्वेशन ही पूरी तरह से बदल कर रख दिए। और इस नई पार्टनरशिप का आर्थिक टारगेट क्या सेट किया गया है? $200 बिलियन। जी हाँ, ये वो मैसिव बायलैटरल ट्रेड टारगेट है जिसे दोनों देश मिलकर बहुत अग्रेसिवली अचीव करना चाहते हैं। सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत तेजी से आ रही हैं। इंडिया टुडे के अनुसार लगभग $5 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट टारगेट सीधे तौर पर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बैंकिंग और हाउसिंग सेक्टर्स के लिए रखा गया है। एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में तो ये बिल्कुल एक गेम चेंजर डील है। ये 40% का फिगर ध्यान से देखिए। यूएई अब लिक्विड पेट्रोलियम गैस सप्लाई करके भारत की 40% घरेलू जरूरतों को पूरा करेगा। आज के इस अनस्टेबल ग्लोबल माहौल में अपनी आधी के करीब एनर्जी सप्लाई को इस तरह से सिक्योर कर लेना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो द बॉटम लाइन इज, जैसा कि द वीक मैगजीन ने भी हाईलाइट किया है, कि अब यूएई के साथ हमारा रिश्ता फंडामेंटली बदल चुका है।
ये अब सिर्फ तेल और हमारे वर्कर्स के भेजे हुए पैसों तक सीमित नहीं है। अब इसमें डिफेंस टेक, इंटेलिजेंस शेयरिंग और गुजरात के वदीनर में एक नया शिप रिपेयर क्लस्टर शामिल हो चुका है। एक नॉर्मल इकोनॉमिक रिलेशन अब एक सॉलिड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप बन चुका है। अब आते हैं इस पूरे जियोपॉलिटिकल बदलाव के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर, हमारा चौथा हिस्सा, IMEC कनेक्टिविटी विजन। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार ये IMEC कॉरिडोर 3 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें रेल और मैरीटाइम नेटवर्क्स को जोड़ा जाएगा। दूसरा है एनर्जी, जहां क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइंस और पावर ग्रिड इंटीग्रेट होंगे। और तीसरा है डिजिटल, यानी हाई स्पीड क्रॉस बॉर्डर फाइबर ऑप्टिक केबल्स का नेटवर्क। ये सब आपस में मिलकर दुनिया के मौजूदा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक तगड़ा और मल्टी कॉन्टिनेंटल ऑल्टरनेटिव बनने जा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक लॉजिक बिल्कुल साफ है। एक अंदाजा है कि एशिया और यूरोप के बीच शिपिंग टाइम लगभग 40% तक कम हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है हर साल शिपिंग कॉस्ट में करीब $5.4 बिलियन की भारी बचत। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो शुरुआत में ही ये रेल नेटवर्क हर साल करीब 15 लाख कंटेनर्स इधर से उधर ले जा सकेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आगे चलकर इस कैपेसिटी को डबल करने का भी पूरा पोटेंशियल इसमें मौजूद है। लेकिन न्यू दिल्ली के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अटलांटिक काउंसिल की रिसर्च बताती है कि इस कॉरिडोर के शुरू होने से भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में 8% का उछाल आ सकता है। अगर इसे हम फिगर्स में देखें तो ये हर साल करीब $21.85 बिलियन की एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट वैल्यू जनरेट करेगा। ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक जबरदस्त बूस्ट हो सकता है। और अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे अहम टॉपिक पर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपनी शर्तों पर फैसले लेना। तो इतने अलग अलग देश, इतनी अलग अलग डील्स, इन सब कड़ियों को हम एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? इसका सिंपल सा जवाब है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब होता है कि कोई भी देश किसी एक पुराने अलायंस में बंधे बिना अपने देश हित के हिसाब से इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप्स बना सकता है। जैसे कि भारत एक तरफ ईरान के साथ अपने रिश्ते बनाकर रखता है और वहीं बिल्कुल उसी वक्त इजराइल और UAE के साथ अपनी दोस्ती और भी गहरी कर रहा है। द वीक का एक आर्टिकल इस ट्रेंड को बहुत अच्छे से समझाता है। पहले मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी मेनली सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के मिलिट्री अलाइनमेंट पर टिकी होती थी, लेकिन अब वो पुराना सिस्टम टूट रहा है। नया अलाइनमेंट किसी आइडियोलॉजी या सिर्फ मिलिट्री पावर पर बेस नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, ट्रेड कनेक्टिविटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर आधारित है, जहां भारत, UAE और इजराइल जैसे देश एक नया रास्ता बना रहे हैं। और दोस्तों, ये सब हमें एक बहुत ही प्रोवोक करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आपस में जुड़ी हुई ये नई मिडिल ईस्टर्न धुरी आने वाले दशक में ग्लोबल पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख देगी? इस बारे में थोड़ा सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही दुनिया के बदलते नक्शे पर नजर रखिए और नए सवाल